नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। और अब हम बात जिसकी करने वाले हैं, असल में अभी तक जो आपने पिक्चर देखी है उसके बाद की जो पिक्चर बाकी है उसका अब जिक्र होगा। एक तो सबसे बड़ी पिक्चर यह बाकी है कि अभी तक जो है वो सर्वे हैं, वो एग्जिट पोल्स हैं, और इसमें सारे एग्जिट पोल्स यही इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं और एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ एग्जिट पोल्स में ही ऐसा बचा है जिसकी निटी-ग्रिटीज को समझना जरूरी है, और उसी में एक है 90 सीटें। वो 90 सीटें, ये कौन सी पिक्चर है जो बाकी है? असल में ये वो 90 सीटें हैं जिनमें जीत या हार का मार्जिन ये कहा जा रहा है कि 25,000 से भी कम रह सकता है। ये पेंडुलम किसी भी तरफ जाकर रुक सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये पेंडुलम किस तरफ थमेगा, क्योंकि यही तय करेगा कि 400 पार या 400 से कम का आधार किन सीटों की बदौलत होने वाला है। ये वो 90 सीटें हैं जो अलग अलग राज्यों की 90 सीटें ये इशारा कर रही हैं कि इधर जिसकी तरफ चीजें स्विंग हो गई वो असल में बाजी मार लेगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको यह समझने में मदद करेंगे कि असल में यह पेंडुलम किस तरफ जाकर थम सकता है। हमारे साथ पीयूष भाई मौजूद हैं जो कि ईटीजी की तरफ से इस सर्वे को जिन्होंने किया है, वो आपको ये बताएंगे कि ये कम मार्जिन वाली सीटें किस तरफ जाकर रुक सकती हैं, ठहर सकती हैं। ये सस्पेंस बरकरार रहेगा, सिर्फ गिनती ही बता पाएगी कि असल में क्या होने वाला है। कमरुज़्ज़मान साहब हमारे साथ लगातार एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं और आपको ये बता रहे हैं कि लॉजिक्स के आधार पर किसको कैसे देखा जाना चाहिए, और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी आपकी इसी में मदद कर रहे हैं कि कहां पर लॉजिक्स, जो प्रिवेलिंग लॉजिक्स हैं, जो तर्क हैं, वो चल रहे हैं और कहां पर ये डिफाई हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर आ जाती है बात नरेंद्र मोदी फैक्टर की। आइए ये समझते हैं कि लगातार तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, इस बात का इशारा सारे एग्जिट पोल कर रहे हैं। ईटीजी, टाइम्स नाउ, नवभारत, ये सर्वे भी बता रहा है कि 358 सीटें एनडीए की तरफ जा रही हैं और 152 सीटें जा रही हैं एनडी की तरफ। ऐसे में वो कौन सी सीटें हैं जहां फाइट इतनी टाइट है कि कुछ भी हो सकता है? ये 19 राज्य हैं और 19 राज्यों में अलग अलग जगहों पर फैली हुई ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आइए समझते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। पहले अगर आप इस पे निगाह डाल लेंगे तो फिर उसके बाद आपको यह बताने के लिए ले चलेंगे कि अलग अलग राज्यवार कहां कितनी सीटें हैं। पहले हम यह समझ लेते हैं कि ये 90 सीटें जो सब तय करने वाली हैं कि 400 पार का आधार है या 400 पार का आधार नहीं है, उसमें कहां कितनी? 19 राज्य, 90 सीटें। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 14 सीटें, यहां पर देखिए 14 सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं। बिहार से 13 सीटें हैं। झारखंड में 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें टफ फाइट है। राजस्थान में 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। महाराष्ट्र में ऐसी 10 सीटें हैं। गोवा में 1 सीट ऐसी है। चेंज कीजिए, और कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल में 8 सीटें ऐसी हैं। गुजरात में 1 सीट है। गुजरात में 1 सीट, ये आइसोलेशन में टापू वहां क्यों बन रहा है? हिमाचल प्रदेश में 1 सीट, दिल्ली में 1 सीट, हरियाणा में 3 सीटें और पंजाब में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला फंसा हुआ है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम होने वाला है जीत या हार का। मध्य प्रदेश में ऐसी 2 सीटें बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें। असम में सर्वे बता रहा है कि 3 सीटें ऐसी होंगी। ओडिशा में सर्वे कहता है 4 सीटें। एग्जिट पोल बताते हैं कर्नाटक में ऐसी 7 सीटें हैं। तमिलनाडु में 3 सीटें। तेलंगाना में ऐसी 2 सीटें होने वाली हैं। 19 राज्यों की 90 सीटें ये ऐसी हैं जहां पर यह मामला क्लोजली कॉन्टेस्टेड है, जहां मार्जिन बहुत कम होने वाला है। जीत या हार का मार्जिन जब 25,000 से कम होगा, 25,000 ज्यादा से ज्यादा मार्जिन होगा और उससे कम मार्जिन कुछ भी हो सकता है, तब ऐसे में ऊंट किस करवट बैठ लेगा इसका कुछ पता नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसकी 7 सीटें। अमेठी आगे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। मैं जानता हूं आप उधर के बारे में भी जानना चाहते हैं, लेकिन पहले सहारनपुर से शुरू करें। 90 सीटें, जाने क्या होगा रामारे। अब जरा देखिए सहारनपुर, यहां राघव लखनपाल और उधर इमरान मसूद आपको दिखाई दे रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे थे कि अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो पहले मेरा इलाज होगा, उसके बाद तुम सबका इलाज होगा। यहां पर क्या होने वाला है? राघव लखनपाल या इमरान मसूद। आगे बिजनौर चले आइए, दीपक सैनी, चंदन चौहान। दीपक सैनी को बाद में उम्मीदवार बनाया गया था, पहले यशवीर सिंह थे। यहां पर क्या होने वाला है ये भी समझ लीजिए। ये बाद में जो पैंतरा खेला है समाजवादी ने, ये काम आएगा कि नहीं आएगा? आरएलडी जीतेगा, क्या होने वाला है? नेक्स्ट चेंज कीजिए। बिजनौर मैंने आपको दिखाया, इस पर कमेंट लेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन जल्दी जल्दी इसको चेंज कीजिए, वक्त बहुत कम। बाराबंकी यूपी चले आइए, तनुज पुनिया कांग्रेस के या राजा रानी रावत बीजेपी। यहां क्या होने वाला है? कैसरगंज चले आइए, भगत राम मिश्रा या करण भूषण सिंह। यहां क्या होने वाला है?
करण भूषण बृजभूषण की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे? क्या होगा? डुमरियागंज यूपी, भीष्म शंकर तिवारी, जगदंबिका पाल, यहां क्या होने वाला है? बीजेपी एसपी में से कौन बाजी यहां मारने वाला है, यह भी यहां देखना इंटरेस्टिंग। कम मार्जिन वाली ये सीटें डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे। अमरोहा उत्तर प्रदेश, दानिश अली या कंवर सिंह तंवर, यहां भी मार्जिन बहुत कम होने वाला है। लेकिन वो जो मार्जिन, एक वोट काफी होता है, जो जीता वो सिकंदर होता है। यहां सिकंदर कौन बनने वाला है? नेक्स्ट चेंज कीजिए, अमेठी चले आइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जानता हूं आप जानना चाहते हैं। स्मृति ईरानी, 55,000 वोट का पिछली बार फासला था जीत में, इस बार क्या होने वाला है? किशोरी लाल शर्मा इसको पलट सकते हैं या मार्जिन बढ़ जाएगा? यह इंटरेस्टिंग है। मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? कौशल किशोर भारतीय जनता पार्टी के या आरके चौधरी, इनमें से कौन विजयी होने वाला है? सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें जब आप मेजर करने जाते हैं, नापने जाते हैं, जोखने जाते हैं, तो भटकी हुई हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? भटके हुए फैक्टर्स जिनको पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। पहले पीयूष के पास चलता हूं। पीयूष, ये उत्तर प्रदेश में क्योंकि कहा जाता है कि जहां कास्ट जितनी प्रेवेलेंट होती है वहां पर इसको समझना पकड़ना उतना मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश में कौन से फैक्टर्स हावी हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा फैक्टर है दिनेश जी, वो है आपका MY कंसोलिडेशन। ये जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे, जो मैं एवरेज अगर बताऊं तो मुस्लिम का जो आबादी है, वो आपका मुस्लिम वोटर की जो मैं आबादी बताऊं तो वो 30 से 40% के करीब है। और यादव भी जो है वो यहाँ पे 5 से 10% आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका SC फैक्टर है, जो दलित का जो वोट है यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 15 से 20% का दलित वोट है। और यहाँ पे जो मैं अगर आपको जो सबसे बड़ा एक फैक्टर बन के आएगा वो BSP आएगा, क्योंकि BSP ने अपने सभी कैंडिडेट खड़े किए, सभी सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए, और वो जो दलित वोट है जो तीनों में बट गया है। तो इसीलिए ये सभी सीटें जो हमारे मार्जिन ऑफ एरर में आ गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि SC दलित वोट और उसमें BSP का फाइट को ट्रायंगुलर बना देना, इससे चीजें बहुत सारी तय हो रही हैं। हर्षवर्धन के पास चलता हूं। हर्षवर्धन, ये जो मैं सीटें आपको बता रहा था अभी, इसमें से आपकी निगाह किस सीट पर सबसे ज्यादा है, जो आप समझते हैं कि हाँ यहां वाकई चीजें वाकई टाइट हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी, जो सीटें आपने बताई हैं वो ज्यादातर सीटें उसी तरह की हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नए समीकरण में क्या होगा। नया समीकरण मतलब 2024 में सपा बसपा साथ नहीं है, लेकिन अब जैसे सहारनपुर की सीट है, बसपा जीती थी हाजी फजलुर रहमान, लेकिन इमरान मसूद वो कांग्रेस पार्टी से थे और कांग्रेस पार्टी वहां अच्छा खासा वोट पाई थी, 2 लाख से अधिक मत पाई थी। इसलिए इस सीट पर ओपन है मुकाबला। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अलग से लड़ेगी तो क्या उसको मुस्लिमों का वोट मिलेगा, और अगर मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है माजिद अली, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को 14 वाला एडवांटेज मिलेगा? क्या ये टफ सीट है, मुश्किल सीट है। तो मुझे लगता है इस सीट को इसी तरह से देखा जाना चाहिए। जब आप मोहनलालगंज की बात करते हैं तो कौशल किशोर, जिसको कहते हैं कि उनको थोड़ी मुश्किल भले हो रही हो, लेकिन वो सीट निकाल ले जाएंगे। लखनऊ के बगल की सीट है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल उनको हमको होती हुई नहीं दिखती है। तो मोटा मोटा कहा, जैसे अमेठी की सीट है, अमेठी की सीट पर बहुत से लोग कॉन्टेस्ट बता रहे हैं, लेकिन मुझे वहां कॉन्टेस्ट नहीं दिखती। तो अगर आप दोनों की बातों से मैं हिंट लूं तो क्या कमरुज़्ज़मान साहब, BSP को अपने फोल्ड में लाने में अगर इंडी किसी तरीके से कामयाब हो जाता तो इंडी के लिए यहां दावेदारी बहुत ज्यादा निर्णायक रूप से मजबूत हो जाती है, ऐसा समझते हैं क्या? नहीं, ये कमरुज़्ज़मान साहब से सवाल था जी। 2024 में बहुजन समाज पार्टी लगभग समाप्त होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, ये बात अब तय कर लो। लेकिन वो जाते जाते तो काम कर दे रही है ना, नहीं, काम कर नहीं पाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, और जितना भी ये मार्जिनल सीट सब बता रहे, 2019 में भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीट जीता था, मार्जिनल सीट्स। उसमें भी लगभग आपका समीकरण में उठकर आया था 2019 में 90 से 100 सीट था मार्जिनल, उसमें से 40 सीट वो जीत गई। अब 2024 में देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको, कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या ये एक प्रयास है कि कल जो आपने समीक्षा दिखाया है उसको किसी तरह से बैलेंस करने का एक तरीका है। अगर 90 सीटों में अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज वेरी वेरी लेस और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ये समझ लूं कि भाई कहीं पे बैलेंस करने का कोशिश हो रहा है। आज ये पीयूष आपकी तरफ इशारा है, वो ये कह रहे हैं 90 को आप ऐसे लेके चल रहे हैं कि बाद में आप कह सकें कि यहाँ तो हमने पहले ही कह दिया था कि मामला टाइट है। मैं इनको जवाब देना चाहूंगा कि जो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भी आपकी टफ सीटें होती है, ज्यादा चांस रहता है कि बीजेपी जो है उसको निकाल लेती है। उसका कारण यह है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और जो कार्डर है वो बहुत मजबूत है। नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ कहां आ रहा है? देखिए, आपको पोल ऑलरेडी डब्बा बंद हो चुका है।
आपका समीक्षा बोल रही है कि 4-5% का अंतर रहेगा। 4-5% भी नहीं है, वो हमारा मार्जिन ऑफ 2000 एरर रहता है। सुनिए, एक पार्लियामेंट्री में लगभग 2000 बैलेट बॉक्स है और हर बैलेट बॉक्स में अगर मार्जिन कितना होगा ऑफ एरर, 40 से 50 का, हम तो 3% का मार्जिन ऑफ एरर कह रहे हैं। तो 2000 अगर 1000 वोटर आया एक बूथ पे तो कितना मार्जिन ऑफ एरर आया? 30 हम आया। सारे बूथ को नहीं कवर करते, हम जो कवर करते वो टारगेटेड बूथ को तो कवर इसलिए बोलता हूँ ये मार्जिन ऑफ एरर सर बुरा मत मानिए। मार्जिन ऑफ एरर में आपको मैथमेटिकली समझाना चाहूंगा। मार्जिन ऑफ एरर जो होता है वो आपका सैंपलिंग नहीं, एरर ये कहने का मतलब उनके है कि आपका जो मार्जिन ऑफ एरर लेकर चल रहे हो और यहां पर जो दिखाई दे रहा है फर्क, जो मार्जिन दिखाई दे रहा है 25 से 30,000 जो कहा जाता है, सभी सीटों में मार्जिन ऑफ एरर है, लेकिन काफी सारी सीटों में बीजेपी ही आगे है, मतलब लीड में बीजेपी मिली है। नहीं हो सकता है बीजेपी जीते, हम इसलिए बोल रहा हूं 90 सीट में हम बोल रहे 50-50 हो जाए ऑपोजिशन और इसमें। तो जहां 320 गौतम जी दिखा रहे हैं, दिनेश जी दिखा रहे हैं 320 या 330 बीजेपी को, अगर 40 सीट भी ये मार्जिनल में ऑपोजिशन के पास चले जाए तो बहुमत कहां आ रही है? वो ये कह रहे हैं, कमरुज्जमान कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि अगर इसको आप फर्दर डिवाइड कर लें, हाफ कर लें, इसको 45 कर लें आप 90 के बजाय और 45 दे दें आप ऑपोजिशन को, तो सीधे सीधे वो बात जो ये लोग अंदाजे में पहले लगा रहे हैं उस तरफ जाकर गाड़ी रुकती है। क्या ये आप भी बाय करते हैं नहीं, इसको? मुझे लगता है दिनेश जी अपने सर्वे को आप अब दूसरी तरह से देख रहे हैं। स्मृति ईरानी, कंवर सिंह तंवर, ये जो सीटें, करण भूषण सिंह, ये सीटें कहीं हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज हार जाएगी ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। अमरोहा में दानिश अली जब सपा बसपा दोनों साथ में थे तब जीत गए थे, इस बार कोई गुंजाइश नहीं। कंवर सिंह तंवर बड़ी आसानी से जीत रहे। तो मुझे तो लगता है जिन 90 सीटों की बातचीत यहां हो रही है और जो सीटें अभी मेरे सामने आई हैं उसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। एक काउंटर दे रहे हैं, ये कमरुज्जमान एक काउंटर दे रहे हैं। हर्षवर्धन सुनिए जल्दी से सर। जो इमरान मसूद का सीट, हमने भी उसका बहुत अच्छा से उसका रिपोर्ट्स लिया है वहां पे। देखिए शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ था कि कांग्रेस का जो वर्कर्स है वो दानिश अली को ठीक से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जब से इलेक्शन जब प्रोग्रेस हुआ और आगे बढ़ते गया तब देख रहे हैं कि दानिश अली के साथ में समाजवादी के वर्कर्स प्लस कांग्रेस के वर्कर्स मिलकर अमरोहा सीट में लड़ाई की है। और मसूद अली तो हमारा जो यूपी में अगर कोई एक सीट ऐसा है रायबरेली और अमेठी के बाद में वो अमरोहा है जिसमें दानिश अली इमरान मसूद जीत रहे और दानिश अली भी जीत रहे। मैं इनको एक जवाब देना चाहूंगा, आंकड़ों के हिसाब से जवाब देना चाहूंगा बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं दिल्ली की तरफ जाने वाला हूं। मैं अगर आपको कास्ट कॉम्पिटिशन बता दूं तो मुस्लिम जो है वहां पे 40% करीब है और जो आपका दलित वोटर है वो 20 से 22 के करीब है। दलित वोटर और आपका जो कुछ हद तक मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी से कट रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस बार बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स काफी दिए है ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार जो पोलराइजेशन हुआ उत्तर प्रदेश में, देखिए दलित वोट तो काटेगा, आप 40% से तो नहीं जीत सकते। योगी जी का बुलडोजर का वजह से जो पोलराइजेशन हुआ कि हम किसी और को नहीं देंगे, ना तो भाजपा को देंगे ना किसी और को पर देंगे, आप 40% गठबंधन को देंगे। उसका वजह से बीएसपी का टोटल वोट बैंक शिफ्ट किया है। ये लॉजिक से देखिए, ये असल में हर कोई अपना लॉजिक सामने रख रहा है। अब ये कौन सा लॉजिक सब्सक्राइब करने वाला है ये आपको तय करना है और इससे ये तय हो जाएगा कि पेंडुलम जाकर रुकेगा किधर। मैं सारा दिल्ली की बात डिस्कस कर लूं। दिल्ली की वो कौन सी सीट है जिसमें मामला फंसा हुआ लग रहा है, आइए जरा वो भी देख लें। यहां पर दिल्ली की सीट महाबल मिश्रा निकालेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से या कमलजीत सहरावत भारतीय जनता पार्टी की वो सीट हथिया लेंगी। यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि ये कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज है। इस सीट को लेकर इफ एंड बट है, बाकी चीजों में, बाकी सीटों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चीजें स्पष्ट हैं। जरा हरियाणा भी देख लें, दिल्ली की सीट याद रखिएगा, बाकी हरियाणा के संदर्भ में भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर ले। रंजीत चौटाला ये चचिया ससुर हैं, इनकी बहुएं नैना सुनैना वो यहां पर नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जयप्रकाश मुख्य कंटेंडर कांग्रेस के साथ ये समझा जा रहा है कि ये मुकाबला हिसार किसकी तरफ यहां पर ये किसके पक्ष में बात जाएगी। सोनीपत आ जाइए हरियाणा। मोहनलाल बडोली खुद ये कह चुके हैं कि बहुत ज्यादा भीतरघात हुआ है, सबोटाज हुआ है, क्या उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है या सतपाल ब्रह्मचारी पर वो भारी पड़ेंगे। ये जो मार्जिन है जब कम होगा तो बहुत सारे ऐसे माइन्यूट फैक्टर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बड़ी जीत इनकी हुई थी पिछले बार के चुनावों में, 6 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मार्जिन बहुत कम है और इस बार यह तक हो सकता है कि एकदम वर्ज पर खड़े हुए हैं, या तो इधर या उधर। महेंद्र प्रताप यह कहा जा रहा है कि ये जीत सकते हैं। ये दिल्ली और हरियाणा के बारे में आपने ये देखा कि चीजें क्या जा। अब जरा ये समझ लूं कि इसके बारे में लॉजिक कहां किसका क्या है। हर्षवर्धन पहले आपके पास।
देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की ये सीट जो प्रवेश वर्मा वाली थी, जिसपे कमलजीत सहरावत को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वहां कोई बहुत मुश्किल बीजेपी को होने वाली है। दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। महाबल मिश्रा को लेकर जो कहा जा रहा था, और देखिए पहले महाबल मिश्रा का जो प्रभाव था और अभी जिस तरह की स्थिति है, उसको फर्क करके देखना चाहिए। अभी वो आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस स्थिति में है कि चुनाव जीत सके। अब न तो पूर्वांचल का वोट आने वाला है, तो दूसरा वोट आने वाला है, जिसको बार बार कहा जाता है कि कुछ आधार उनके पास बचेगा। अब हरियाणा की सीटों की अगर बात करें तो मुझे रंजीत चौटाला बेहतर मजबूत प्रत्याशी दिखते हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ कई लोग कहते हैं कि गुस्सा है, लोगों की नाराजगी है, लेकिन इतना ज्यादा अंतर था, उस अंतर को पाट कर कांग्रेस पार्टी वहां पहुंच पाएगी, इसमें मुझे थोड़ा सा एक तरह से कहें कि ये लगता नहीं कि इतना पहुंच पाएंगे। फरीदाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीटों में से। ठीक है, ये यहां पे जैसे आपने वहां पे बताया कि ये MY कंसोलिडेशन ये एक फैक्टर है, जाट कंसोलिडेशन एक फैक्टर है, यहां पर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्जिन के हिसाब से निर्णायक हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं हर्षवर्धन जो कहना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि जो पिछली बार जो फरीदाबाद की सीट थी, जो कृष्णपाल गुर्जर जी थे, 48% मार्जिन। आप ये मत सोचिए कि आपको 48% पूरा इधर करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 25% इधर से उधर करना है। अगर 25% उधर से गया तो दूसरे में ऐड हो जाएगा, तो जो 48 का आपका 3% के मार्जिन ऑफ एरर में आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है, जो गुज्जर वोटर है वो इनसे नाराज है। अब ये उसके क्या कारण है वो हमने इतना तो नहीं देखा, पर गुज्जर वोटर जो उसमें हमें नाराजगी इनमें दिखी, और जो नंबर्स में हमें देखने को मिली है। और दूसरा यहाँ पे जो जाट है वो तकरीबन 14% है, जो एनीवेज वहाँ पे कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। और यहाँ पे दलित वोटर भी जो है 14%, वो भी थोड़ा कांग्रेस की तरफ झुका। कमरुज़्ज़मान साहब, इस पर आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं बिहार जाने वाला हूं और बिहार हम दिखाएंगे अपस्टेयर उधर से, उसके लिए तैयारी रखिए। जी बताइए। हरियाणा में देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो फार्मर्स एजिटेशन था, जिसका चलते कट्टर सरकार का ऊपर एंटी इनकमेंसी काफी था। वहां पे जाट का भी एक तरफ से कंसोलिडेशन हुआ टुवर्ड्स द कांग्रेस, और दूसरा बात वहां पे हुदा साहब का लीडरशिप जो था वो भी काफी एक निर्णायक भूमिका वहां पे इस बार इलेक्शन में नजर आएगा। हरियाणा का रिजल्ट हमेशा ही बेलवेदर स्टेट बोला जाता है उसको, और इस बार नतीजा जो है चौंका देगा आप सबको। इस बार के नतीजे चौंकाने वाले कितने होंगे, वो जो एग्जिट पोल के सर्वे में सामने आ चुका है, क्या उससे बड़ा ज्यादा कुछ होने वाला है, एकदम ही एंटी क्लाइमैक्स होने वाला है? कुछ लोग ये अब भी उम्मीद कर रहे हैं, इसके बावजूद कि सारे के सारे पोल ये इशारा कर रहे हैं कि सरकार तो बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें भी आपने देखा कि कहीं पर बहुत स्ट्रगल वाली सिचुएशन किसी भी एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दी। अब देखिए जरा सा बिहार का क्या हाल होने वाला है। 13 सीटें यहां पर ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं। 13 सीटें यहां के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। तो सीतामढ़ी उनमें से एक सीट है, देवेश चंद्र ठाकुर JDU वहां से। सुपौल बिहार, जरा ये एक बार फिर से रन कीजिए, ये बहुत जल्दी से आपने चला दिया, इसको फिर से शुरू से इसको लेके आ रहा है। सीतामढ़ी बिहार, देवेश चंद्र ठाकुर वर्सेस अर्जुन राय, यहां पर क्या होने वाला है ये हम जानते हैं। नेक्स्ट फायर कीजिए। सीतामढ़ी के बाद आइए सुपौल। सुपौल में दिलेश्वर कामत JDU के या फिर चंद्रहास चौपाल ये RJD के, इनके बीच में क्लोज कॉन्टेस्ट है। पूर्णिया में भी क्लोज कॉन्टेस्ट है। आप जानते हैं यहां से बीमा भारती RJD से किस्मत आजमा रही है, संतोष कुशवाहा JDU से, और पप्पू यादव इंडिपेंडेंट। पप्पू यादव फैक्टर यहां कितना बड़ा है, बीमा भारती फैक्टर कितना बड़ा है, और ये पेंडुलम किधर जाकर रुक सकता है। LJP RV शांभवी चौधरी या फिर सनी हजारी कांग्रेस के। यहां पर समस्तीपुर बिहार में क्या होने वाला है, ये कम मार्जिन वाली सीटें, राजीव प्रताप रूडी की सारण भी उनमें से एक, और रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव में उनके सामने। यहां भी ये कहा जा रहा है कि बहुत कम मार्जिन से किसी की भी तरफ ये पड़ला झुक सकता है। ये बिहार की 13 सीटें, जिनमें पाटलिपुत्र सीट भी है, रामकृपाल यादव जहां से भारतीय जनता पार्टी के, या फिर मीसा भारती RJD के। कौन जीतने वाला है? ये 90 सीटें कुल मिला के हैं, जिनमें से 13 एक साइजेबल सीटें बिहार से भी आ रही हैं, 14 आ रही हैं उत्तर प्रदेश से ऐसे कम मार्जिन वाली। दरभंगा बिहार, गोपाल जी ठाकुर, ललित यादव, इनमें से किसकी तरफ बात जा सकती है? नवादा बिहार में विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, या कम मार्जिन से ही सही लेकिन श्रवण कुशवाहा ये सीट RJD के लिए निकाल सकते हैं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला रहने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस राजा राम सिंह वर्सेस पवन सिंह, ये भी काराकाट में पवन सिंह कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। पवन सिंह सीट निकालेंगे या कोई और निकालेगा, जो निकालेगा वो किसका नुकसान करके जाएगा, और उसमें पवन सिंह कितना बड़ा फैक्टर रहेंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर बिहार की ये सीटें, जिसमें से जहानाबाद भी एक है, चंद्रेश्वर प्रसाद JDU के या फिर सुरेंद्र यादव RJD के, कौन यहां से सीट निकालेगा? जहानाबाद में भी मामला
टाइट है। विजय लक्ष्मी देवी सिवान बिहार में वो जीतेंगी या अवध बिहारी चौधरी यहां से आरजेडी के लिए सीट निकाल लेंगे, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। मार्जिन के हिसाब से ये भी एक ऐसी सीट बनी हुई है। ये बक्सर में भी लागू है। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दे देंगे या सुधाकर सिंह यहां आरजेडी की लालटेन जला देंगे, ये भी कम मार्जिन से ही तय होने वाला है। ये कम मार्जिन वाली सीटें बिहार में किन फैक्टर्स की वजह से ये मार्जिन कम होता है, और फिर आखिरकार वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कम मार्जिन में ही सही, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि किधर जाकर ये मामला रुकने वाला है। पहले पीयूष आप देखिए, बिहार में एक तो एमवाई कंसोलिडेशन जो है वो एकदम क्लियर हमें देखने को मिला है। दूसरा, इन सीटों पे कहीं कहीं पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए, जैसे पप्पू यादव खड़े हुए, एक आनंद मिश्रा करके वो खड़े हुए हैं, और दूसरा जो है अपने पाटलिपुत्रा हो गई, वहाँ पे जो अपने लालू प्रसाद यादव के जो डॉटर है वो लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारे जो फैक्टर है, वो सारे फैक्टर मिला के इनको बैटल ग्राउंड सीट्स बना रहे हैं हमारे लिए। कमरुज़्ज़मान साहब देखिए, सीधा सा बात है, यहाँ पे बिहार का रिजल्ट जेडीयू का लास्ट इलेक्शंस होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से ये जितना भी आपका सीट्स ऊपर कराया, 13 में से मेरा ख्याल से 8 या 9 सीट जेडीयू के साथ में गठबंधन का है, और उन्हीं सीटों में देखिएगा जी ये जेडीयू को हारना ही है। वो रिजल्ट आप लिख लो आज, वो हराएंगे, कोई नहीं, ऑपोजिशन नहीं हरा रहा है, वो बीजेपी हरा रही है इनको, क्योंकि इन पार्टी को खत्म करना है। ये तैर है बिहार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन जो रीजनल पार्टीज का सहारा लेकर आई है बिहार में, उसको जो है कि उभर कर अपने आप को एक स्थापित करना है बिहार में। लेकिन बिहार का इक्वेशन, जैसा कि मेरा भाई ने पीयूष से बोला है, कि वो समीकरण जो है कि एमवाई का समीकरण उससे ज्यादा है जातिवाद समीकरण बिहार का अंदर में। कौन किस तरह से अपना कास्ट मैनिपुलेशंस को कर पाया वहां पे, उसका आधार पे रिजल्ट आएगा। ये हर्षवर्धन साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ये असल में यहां जेडीयू के खात्मे के लिए ये इलेक्शन ज्यादा है, मुझे लगता है प्रायोरिटी तो पहले जीत होगी, और जब आप साथ में आ गए हैं तो साथ मिलकर जीतना पहले। ये सही बात है कि कई क्षेत्रीय पार्टियों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले छोटा भाई बनकर आती है और फिर बड़ा भाई बन जाती है, लेकिन क्या ये इतिश्री का चुनाव है जेडीयू के लिए? देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक समापन के तो कोई उसमें संदेह नहीं कि ये तय है, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी ताकत लगाकर नीतीश कुमार को जिताना चाहेगी। ये सच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर लड़ती तो और मजबूत होती, लेकिन नीतीश कुमार एक साइजेबल वोट बैंक है जिसके अकेले और निर्विवाद नेता है। और जब हम पूरे समीकरण की बात करते हैं तो आप एमओआई समीकरण की बात हम लोग मीडिया में बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जिसने रणनीतिक तौर पर अगड़ों को टिकट दिया, नीतीश कुमार जिनका अपना जो कुर्मी कोयरी वो वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा वो लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जो पासवान और दलितों का वोट देखते हैं, जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं। अब ऐसे वोट बैंक के बीच में, ऐसे सामाजिक समीकरण के बीच में क्या सिर्फ एमओआई समीकरण से बात बनेगी? क्या 14% और 10% वो बन जाएंगे? क्या ये समीकरण मजबूत होगा? तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो भी ईटीजी वाले मित्र ने बताया, जो निर्दलीय खड़े हो गए, जो लोग किसी पार्टी से निकलकर खड़े हो गए, वो आनंद मिश्रा हो, वो पवन सिंह हो, वो पप्पू यादव हो, या हिना शहाब निर्दलीय लड़ रही है, इन सब का असर होगा। और किशनगंज तक पर एमआईएम असर डालने वाला है, तो इस फैक्टर को भी हमें पूरी तरह से मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी इस चुनाव में असर डालने वाले हैं। ध्यान में होगा आपको कि विधानसभा चुनाव के समय 5 विधायक एआईएमआईएम के भी जीते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि असल में जिन बातों को आप 1-1.5 मिनट के अपने स्टेटमेंट में समराइज करते हैं और जिक्र करते हैं कि ये मोटे तौर पर ये फैक्टर हैं, जहां ये मार्जिन कम होते हैं ना, बहुत माइक्रो लेवल पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और उस समय असल में एक पर्टिकुलर सीट पे कौन सा फैक्टर वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाने वाला है, जिसमें कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ बच गई, वो कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसे हाथी निकल गया पूंछ बच गई वाली जो सीटें हैं, वो सिर्फ इन राज्यों में नहीं जिनका अभी तक हमने डिस्कशन किया। अभी उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं जो बाकी हैं, जिनमें एक अमेठी है जिसको अभी हमने डिस्कशन में छोटा सा लाया, उसमें क्या होने वाला है आपको बताऊंगा। वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है वो आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। गुजरात में वो कौन सी एक सीट है जहां मामला फंसा हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। जहां मामला फंसा हुआ है 90 सीटें हैं, ये किसी भी तरफ चली गई तो उस तरफ का बेड़ा पार हो सकता है। मतलब ये जो कमरुज़्ज़मान साहब कह रहे थे कि इसको नजरअंदाज मत कीजिए, तो ये अगर ऐसा होने वाला है
तो बाकी की बची हुई जो सीटें, जो जिन राज्यों की सीटें बची हुई हैं, उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं जिनमें डिस्कशन बाकी है, 14 मैंने बताया था आपको फंसी हुई हैं, 7 अभी बाकी हैं। क्या होने वाला है वहां? हाजिर होते हैं 90 सीटें जिन पर है पूरा दारोमदार।